Today we are going to study about cholinergic drugs. But before we dive into cholinergic drugs, we need to understand about the types of receptors present in our body for acetylcholine and cholinergic drugs. Basically, two classes of receptors are present in our body for acetylcholine, and they are nicotinic receptor and muscarinic receptor, denoted by N and M respectively. हमें इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. हमें बस इतना समझना है ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट्स आए उन्हें समझने में आसानी हो, और अगर कोई शॉर्ट नोट या क्वेश्चन आता है तो आप बस ये पूरी स्लाइड लिख सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू निकोटिनिक रिसेप्टर. निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो लाइगेंड गेटेड कैटायनिक चैनल रिसेप्टर्स होते हैं. ये निकोटीन से स्टिम्युलेट होते हैं एज द नेम सजेस्ट्स, और इन्हें ब्लॉक करने के लिए ट्यूबोक्यूरेरिन की ज़रूरत होती है. इनका स्ट्रक्चर रोजेट लाइक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, जिसका रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है. बेसिकली 5 कंपोनेंट से मिलके एक रोजेट लाइक फॉर्मेशन होता है टू फॉर्म अ निकोटिनिक रिसेप्टर. नाउ muscarinic receptor is a G protein coupled receptor and it is stimulated by muscarine as the name suggests. इसे ब्लॉक करने के लिए एट्रोपिन की ज़रूरत होती है विच इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. देखो, इसको ऐसे समझो, हमें एक कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन को कट करने के लिए एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की ज़रूरत होगी, राइट? तो अगर हम मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करेंगे टू कट ऑफ द कोलिनर्जिक इफेक्ट्स produced by the stimulation of muscarinic receptor. Okay, now coming to the subtypes of nicotinic and muscarinic receptor. Now this is important. There are two subtypes of nicotinic receptor, NM and NN. NM is present at the skeletal muscle end plate और NMJ. इसे याद करने का तरीका ये है कि NM से याद रखो NMJ. तो NM receptor is related to skeletal muscle. NM receptor की ओवर या अंडर स्टिम्युलेशन से मसल वीकनेस हो सकती है. ओवर या अंडर स्टिम्युलेशन का क्या मतलब है? अगर एसिटाइलकोलिन एक्सेसिवली प्रेजेंट होगा तो ये रिसेप्टर ओवर स्टिम्युलेट हो जाएगा, कम प्रेजेंट होगा तो अंडर स्टिम्युलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होगी. कमिंग टू NN रिसेप्टर. NN रिसेप्टर जो होता है वो गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है ऑफ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक न्यूरॉन्स. वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस वीडियो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. As you can see in this diagram, this is the parasympathetic neuron and this is the sympathetic neuron. दोनों में गैंग्लिया या साइनैप्स पे NN रिसेप्टर प्रेजेंट है, राइट? That's all we need to know. NM is related to skeletal muscle end plate and NN is related to ganglia or synapse. Okay, now coming to muscarinic receptor. Muscarinic receptor is of 5 type, M1 to M5. बट हमें सिर्फ M1, M2 और M3 डिस्कस करना है. M1 CNS में प्रेजेंट होता है और स्टमक में प्रेजेंट होता है. M2 हार्ट में प्रेजेंट होता है और M3 विसरल स्मूथ मसल्स और कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, यानी कि स्टमक, हार्ट एंड अदर्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ बिट डिटेल. M1 as I told is present in CNS and stomach. तो CNS में क्या करता है? मेमोरी से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करता है. स्टमक में एसिड सिक्रीशन को रेगुलेट करता है. सो बेसिकली क्या होता है, अगर हम M1 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करेंगे तो एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा. एसिड सिक्रीशन इंक्रीज होने से कौन सा डिजीज़ होता है? पेप्टिक अल्सर, राइट? तो अगर हम किसी पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को M1 ब्लॉक कर देंगे तो उसका सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे क्योंकि एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगी. नाउ कमिंग टू M2, एज आई टोल्ड इट इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट. इट रिड्यूसेस द फोर्स, रेट एंड वेलोसिटी एंड कॉजेज ब्राडिकार्डिया. तो अगर हम M2 ब्लॉक कर देंगे तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, ब्राडिकार्डिया का उल्टा टैकीकार्डिया. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू M3. M3 visceral smooth muscles, GIT, bronchus, bladder
आइज, ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है. वील टॉक अबाउट दिस इन अ लॉट डिटेल, बट अभी के लिए इतना ओवरव्यू समझ लो. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि NM प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल एंड प्लेट या NMJ में. बेसिकली NM इज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल, NN is related to ganglia or synapse, M1 is related to stomach, M2 is related to heart, and M3 is related to smooth muscles and organs. That's all you need to remember about the receptors in order to understand what I'm going to teach further. Now, once the concept of receptors is clear, we are going to start with cholinergic drugs. What are cholinergic drugs? Cholinergic drugs वो ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन मिमिक करती हैं, यानी दे प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन. बेसिकली जो काम बॉडी में एसिटाइल कोलिन का है वही काम बाहर से दी गई कोई ड्रग कर रही है. उस ड्रग को हमने कोलिनर्जिक ड्रग बोल दिया. ठीक है, अब वो काम वो ड्रग कैसे कर रही है, डायरेक्टली कर रही है कि इनडायरेक्टली कर रही है, उस बेसिस पे हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स को दो में क्लासिफाई कर दिया, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिनेस्ट्रेसेस. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को सपोर्ट करने वाला या कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन को सपोर्ट करने वाला, राइट. तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग क्या करती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है एसिटाइल कोलिन के बहुत सिमिलर होता है. तो वो जाके कोलिनो रिसेप्टर्स यानी कि M रिसेप्टर या N रिसेप्टर पर बाइंड कर जाती हैं और N रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करती हैं और फिर एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती हैं. बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ये एसिटाइल कोलिन है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग दी जो कि बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करेगी और जाके M और N रिसेप्टर में फिट हो जाएगी. M और N रिसेप्टर को लगेगा कि एसिटाइल कोलिन आया है और वो सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करेगा, कोलिनर्जिक एक्शंस प्रोड्यूस करेगा जैसे कि वो एसिटाइल कोलिन के साथ करता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू एंटी कोलिनेस्ट्रेसेस. एंटी कोलिनेस्ट्रेसेस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को तोड़ते हैं. कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम का काम क्या था, कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम का काम था एसिटाइल कोलिन को तोड़ना इनटू एसिटाइल प्लस कोलिन. एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस ये रहे, एंटी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस क्या करते हैं, इसी एंजाइम को तोड़ते हैं तो एसिटाइल कोलिन टूट नहीं पाता. एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं तो फिर क्या होगा, amount of acetylcholine in the body will increase and hence cholinergic effects will be produced. So anticholinestrases are agents which inhibit cholinesterase, protect acetylcholine from hydrolysis, hence increase availability of acetylcholine and produce cholinergic effects. So this was the direct and indirect action of cholinergic drugs. या तो हम एसिटाइल कोलिन जैसा स्ट्रक्चर ले आए जो कि ऐसी कोई ड्रग ले आए जो एसिटाइल कोलिन को मिमिक करे, या फिर हम एसिटाइल कोलिन को टूटने ही ना दें जिससे कि अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द बॉडी इंक्रीजेस. बस दैट्स इट. दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स. नाउ मूविंग फर्दर, अब instead of discussing the classification of cholinergic drugs first, we are going to discuss about the actions of cholinergic drugs first. ऐसा इसलिए क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन जो होता है वो बहुत सिमिलर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोलिनर्जिक ड्रग का काम क्या है, टू प्रोड्यूस कोलिनर्जिक इफेक्ट्स इन द बॉडी. तो या तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग हो या इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग हो, हमारा मोटिव तो एक ही है ना, कोलिनर्जिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो. तो हम वो इफ़ेक्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे, बाद में क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. इससे क्या होगा, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द ड्रग डू. कोई स्पेसिफिक ड्रग का कोई स्पेसिफिक काम होगा, उसको याद करना आसान होगा और क्लासिफिकेशन को भी याद करना आसान होगा. सो जो मैं एक्शंस पढ़ाऊँगी इट इज़ कॉमन टू बोथ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटी कोलिनेस्ट्रेसेस. कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग होगी वो यही एक्शन प्रोड्यूस करेगी, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स ऑन द हार्ट.
हार्ट में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? M2। कैसे? M1 स्टमक, M2 हार्ट, M3 मसल्स एंड ऑर्गन्स, राइट? ओके, M2 इज प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट में क्या होगा? तो जब हार्ट में प्रेजेंट M2 रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा बाय एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग, तो ऐसे नोड हाइपर पोलराइज हो जाएगा। ऐसे नोड के हाइपर पोलराइज होने से रेट ऑफ डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली ब्रैडिकार्डिया या इवन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। बेसिकली याद क्या रखना है कि कोलिनर्जिक ड्रग हार्ट में ब्रैडिकार्डिया और सीवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। सो अगर कोई ड्रग हार्ट का रेट रिड्यूस करती है तो हम उसे बोलते हैं कि इट इज शोइंग नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। नाउ कमिंग टू एवी नोड एंड हिज पुरकिंज फाइबर्स, इनमें क्या होगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्शन स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्शियल या कंप्लीट एवी ब्लॉक देखने को मिलेगा। इसमें भी याद रखने की बात क्या है? पार्शियल टू कंप्लीट एवी ब्लॉक। और अगर कोई चीज़ हार्ट का कंडक्शन स्लो करे, अफेक्ट करे, तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक वॉज यूज फॉर हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपिक इज यूज फॉर कंडक्शन। नाउ थर्ड इफेक्ट ऑन हार्ट इज फोर्स ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड। अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स इफेक्ट हो रहा है तो हम उसे आइनोट्रोपिक टर्म से डिनोट करते हैं, और कम कर रहा है तो नेगेटिव बोल देंगे, नेगेटिव आइनोट्रोपिक। तो बेसिकली याद रखने की बात क्या है कि रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन रिड्यूस हो रहा है यानी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। पार्शियल टू कंप्लीट एवी ब्लॉक हो रहा है, कंडक्शन स्लो हो रहा है यानी कि नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। और फोर्स ऑफ एट्रियल कंडक्शन रिड्यूस हो रहा है यानी नेगेटिव आइनोट्रोपिक। दैट्स ऑल अबाउट हार्ट इफेक्ट्स। ओके, नाउ कमिंग टू GIT। GIT आता है अदर्स में, यानी कि M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा यहाँ पे। क्या होगा? अच्छा देखो, इसमें क्या होता है GIT में, जो GIT की मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे सपोज टॉकिंग अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, जो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट हैं उनका टोन और पेरिस्टालिसिस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाएंगे। स्फिंक्टर्स, द स्फिंक्टर प्रेजेंट हियर विल बी रिलैक्स। अब तुम सोचो, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली इवैक्यूएशन ऑफ बावल हो जाएगा, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और इवैक्यूएशन ऑफ बावल हो जाएगा, डायरिया देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑन यूरेटर एंड ब्लैडर। यूरेटर एंड ब्लैडर भी अदर्स में आता है यानी कि M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अब क्या होता है? देखो, ये है हमारा ब्लैडर। ब्लैडर में प्रेजेंट होती है डेट्रूसर मसल, ठीक, और ब्लैडर में स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक। क्या होगा? सिमिलर टू द GIT, ब्लैडर में जो डेट्रूसर मसल है वो करेगी कॉन्ट्रैक्ट और स्फिंक्टर करेंगे रिलैक्स, जिसकी वजह से ब्लैडर का भी इवैक्यूएशन हो जाएगा, यानी वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर होगा, मिक्चुरेशन होगा, यूरिनेशन होगा, ठीक है। तो यूरेटर में होगा पेरिस्टालिसिस, जिसकी वजह से पहले तो ब्लैडर फुल होगा, फिर ब्लैडर की डेट्रूसर मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा और स्फिंक्टर रिलैक्स होने पे मिक्चुरेशन हो जाएगा यानी वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ कमिंग टू लंग्स या ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी अदर्स में आता था यानी कि M3 रिसेप्टर होगा। ब्रोंकियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म और डिस्निया होगा यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी क्योंकि ब्रोंकियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो अगर एज़मा के पेशेंट्स में हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो उन्हें एज़मा अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये 3 या 4 इफेक्ट्स पढ़ के हम कह सकते हैं कि मसल्स ऑफ GIT, ब्लैडर एंड ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट बट स्फिंक्टर्स रिलैक्स। हमने GIT में भी देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी बट स्फिंक्टर रिलैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा था या आप कह सकते हैं इवैक्यूएशन ऑफ बावल हो रहा था। यूरेटर एंड ब्लैडर में भी क्या हो रहा था? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, डेट्रूसर मसल यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लेकिन स्फिंक्टर रिलैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन या वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर हो रहा था। और ब्रोंकाई में ब्रोंकियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी। एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू आई। आई को समझने के लिए हमें आई के बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रो लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो आई में दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट हैं, एक आइरिस मसल्स और एक सिलियरी मसल्स। ठीक है, पहले हम आइरिस मसल्स की बात करेंगे। आइरिस में फर्दर दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, डायलेटर प्यूपिले और स्फिंक्टर प्यूपिले। Just know the name first, okay? Dilator pupillae and sphincter pupillae. Now, focus on this diagram here. This is the iris. See. आई में ये जो आई बॉल होता है, दिस इज आइरिस, उसके अंदर होता है प्यूपिल, आइरिस प्यूपिल। इसको मैंने एनलार्ज करके यहाँ बनाया है, आइरिस एंड प्यूपिल। ऑलराइट, ठीक है, तो आइरिस प्यूपिल। ऑलराइट, आइरिस में दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट हैं, एज यू कैन सी, डायलेटर प्यूपिले एंड दिस स्फिंक्टर प्यूपिले। ब्राउन वन इज डायलेटर, ऑरेंज वन इज स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये एक नॉर्मल स्टेट में आए हैं, ना ही ये प्यूपिल डायलेटेड है ना ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, नॉर्मली है, नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्फिंक्टर प्यूपिले मसल है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई मिल रहा है उसे, और जो डायलेटर प्यूपिले है उसे सिंपथेटिक सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नोटिस करने के लिए, हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि पैरासिम्पथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें हमें गैंग्लियन देखने को मिलता है। ठीक है, okay, so now that we know कि sphincter pupillae is supplied by parasympathetic muscle and dilator pupillae is supplied by sympathetic muscle, we can come to discuss more into this. Dilator pupillae को अगर contract करेंगे तो pupil enlarge होगा। देखो ये है dilator pupillae, अगर इसको contract करेंगे, ठीक है, यानी कि ये पीछे जाएगा, दिस विल गो बैकवर्ड्स, तो ऑब्वियसली प्यूपिल एनलार्ज होगा। ठीक, अच्छा, रिलैक्स करेंगे तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जैक्टली उल्टा होगा, तो सिंपल है ना, एक याद कर लो, कॉन्ट्रैक्शन याद कर लो तो रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली उल्टा ही होगा। ठीक, स्फिंक्टर प्यूपिले, स्फिंक्टर प्यूपिले, ये देखो ये है सर्कुलर मसल्स, राइट। अगर स्फिंक्टर प्यूपिले कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मियोसिस यानी प्यूपिल छोटा हो जाएगा। स्फिंक्टर प्यूपिले के कॉन्ट्रैक्ट करने से प्यूपिल छोटा हो जाता है। ठीक, इतना याद हो गया कि डायलेटर प्यूपिले के कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल एनलार्ज होता है, यानी मिड्रियासिस, मैंने बताया था मिड्रियासिस बड़ा वर्ड है तो यानी प्यूपिल एनलार्ज होगा, मियोसिस छोटा वर्ड है यानी प्यूपिल छोटा हो जाएगा। ठीक, स्फिंक्टर प्यूपिले की कॉन्ट्रैक्शन से मियोसिस हो रहा है, डायलेटर प्यूपिले की कॉन्ट्रैक्शन से मिड्रियासिस हो रहा है। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स बीइंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्शन मिमिक कर रही हैं, कॉपी कर रही हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जैसा एक्ट करती हैं तो स्फिंक्टर प्यूपिले को वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये देखो, स्फिंक्टर प्यूपिले सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसको, स्फिंक्टर प्यूपिले को। स्फिंक्टर प्यूपिले कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मियोसिस प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट एक्शन ऑन द आई, मियोसिस प्रोडक्शन, important. Now coming to the second type of muscle of the eye, that is ciliary muscle. Ciliary muscle में क्या समझना है, ये देखो डायग्राम, ये आई, ठीक, दिस इज द आइरिस, दिस इज द सिलियरी मसल। ठीक, अगर कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो सिलियरी मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये आइरिस को वो पीछे पुल करेगी। अगर आइरिस पीछे पुल होगा तो ये कॉर्निया और आइरिस के बीच का एंगल बड़ा हो जाएगा। यहाँ एंगल पे प्रेजेंट होता है ट्रैबिक्युलर मेशवर्क, यानी छोटे छोटे पोर्स जहाँ पे एक्वस ह्यूमर ड्रेन करता है। एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट इन द आई, करेक्ट, उसको ड्रेन करना इंपॉर्टेंट है वरना एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा होता है। ठीक, तो अगर एंगल इंक्रीज होगा तो ट्रैबिक्युलर मेशवर्क, ट्रैबिक्युलर पोर्स खुल जाएंगे तो एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो जाएगा तो ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट में दिस ड्रग इज यूजफुल, राइट।
ciliary muscle contract, iris pulled back, angle increase, aqueous humor flow increase, and hence इंट्राओक्यूलर टेंशन, जो टेंशन बिल्डअप हुई थी फ्लूइड के बिल्डअप की वजह से, वो रिड्यूस हो जाएगी. तो कोलिनर्जिक ड्रग्स कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल which lead to opening up of trabecular meshwork, which leads to increased outflow of aqueous humor, leading to reduced intraocular tension. Alright, hence cholinergic drugs are helpful in angle closure glaucoma. We can say iris muscle contracted is equal to meiosis and ciliary muscles contracted lead to reduced intraocular tension. ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग लेने से मियोसिस प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑन आइरिस मसल्स, और कोलिनर्जिक ड्रग लेने से इंट्राओक्यूलर टेंशन रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑन सिलियरी मसल्स. एज सिंपल एज दैट. कमिंग टू द सिक्स्थ एक्शन, दैट इज देयर एक्शन ऑन द ग्लैंड्स. ग्लैंड्स आर ऑल्सो हैविंग M3 रिसेप्टर्स. तो जितने भी ग्लैंड पैरासिम्पथेटिकली इनर्वेटेड होंगे, यानी जो ग्लैंड में पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई जा रहा होगा, वहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग से वो स्टिमुलेट होंगे और उनका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा. कौन कौन से ग्लैंड्स, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. फेस से नीचे की तरफ जाओ. सबसे पहले फोरहेड में स्वेटिंग इमेजिन कर लो. ठीक है, फोरहेड में हम लोग ऐसे स्ट्रेस्ड हो, हमें बड़ा था पैरासिम्पथेटिक सिस्टम क्या है, इमरजेंसी वाला सिस्टम, राइट. डरे हुए हैं, सबसे पहले फोरहेड पे पसीना आएगा तो स्वेटिंग. देन मुंह में आओ. माउथ में सलाइवेशन होगा, राइट. देन लैक्राइमेशन, आइज में लैक्राइमेशन होगा. कमिंग इवन फर्दर डाउन, हमारे नेक और चेस्ट रीजन में ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगे. एंड फाइनली और नीचे आने पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगी. तो कैसे याद किया, फोरहेड से स्टार्ट किया. फोरहेड पे स्वेटिंग हो रही है, आइज में लैक्राइमेशन हो रहा है, आइज के नीचे आओ, ओरल कैविटी में सलाइवेशन हो रहा है, नेक और चेस्ट में ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस इंक्रीज हो रहे हैं, और फिर स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इंक्रीज हो रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑन blood vessels. Blood vessels are also having M3 receptors. अब क्या है कि जो ब्लड वेसल्स में कोलिनर्जिक इनर्वेशन यानी कि कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई होगा, वो सारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी. तो ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट है, डायलेट होती हैं. तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई है, वो है ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन ऑफ फेस एंड नेक. तो यानी फेस की जो स्किन है और नेक की जो स्किन है, वो उनमें कोलिनर्जिक इनर्वेशन होता है. ठीक है, जिसकी वजह से जब वो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो बीपी फॉल हो जाएगा. बीपी फॉल होगा तो फ्लशिंग देखने को मिलेगी. फ्लशिंग मीन्स ब्लश टाइप रेडनेस. ठीक है, अच्छा, तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, उनमें वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे. वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स का मतलब और कुछ नहीं है, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, एंडोथेलियल मीन्स एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल. तो बेसिकली ब्लड वेसल की वॉल्स जिन एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है, उन सेल्स में M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वो रिलीज करते हैं एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर यानी EDRF, जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड. ऐसे याद रख लो कि ब्लड वेसल की वॉल में जो सेल प्रेजेंट है उनमें M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि जब स्टिम्युलेट होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है. जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है तो वेसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से फॉल इन बीपी और फ्लशिंग देखने को मिलता है. एज सिंपल एज दैट. नाउ पीनस में हमें सिमिलर एक्शन देखने को मिलता है. पीनस ऑल्सो हैज M3 रिसेप्टर. M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी, तो इरेक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, अच्छा, लास्ट टू इफेक्ट्स आर बेस्ड ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स NN एंड NM. मैंने बताया था NN प्रेजेंट होगा गैंग्लिया या साइनैप्स में. तो जब भी NN को स्टिमुलेट करोगे तो गैंग्लिया स्टिमुलेट होगा, और जब NM को स्टिमुलेट करोगी तो स्केलेटल मसल स्टिमुलेट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर देखने को मिलेगा. These were the 10 effects of cholinergic drugs. So once you are clear with the effects of cholinergic drug, it will be very easy for you to learn the classification and specific uses of the drugs. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर हम फटाफट सारे एक्शन समराइज करें तो
हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कोलिनर्जिक ड्रग से ब्रैडिकार्डिया होता है, पार्शियल टू कंप्लीट एवी ब्लॉक होता है और फोर्स ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव ब्रोमोट्रॉपिक और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है हार्ट में। जीआईटी में क्या होता है, जीआईटी में यहाँ पे मसल्स में टोन एंड पेरिस्टालिसिस इंक्रीज होता है, लेकिन स्फिंक्टर्स में रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प्स और इवैक्यूएशन ऑफ बावल देखने को मिलता है। तो हार्ट में क्या है, ब्रैडिकार्डिया, जीआईटी में क्या है, डायरिया या इवैक्यूएशन ऑफ बावल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यूरेटर एंड ब्लैडर में क्या है, यूरेटर एंड ब्लैडर में वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर और मिक्चुरेशन देखने को मिल रहा था। लंग्स में हमें ब्रोंकोस्पैज्म और डिस्निया देखने को मिल रहा था। एजमा अटैक प्रेसिपिटेट होता है एजमैटिक्स में। वी कैन से दैट मसल्स ऑफ जीआईटी, ब्लैडर एंड ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट बट स्फिंक्टर्स रिलैक्स। आई में क्या हो रहा था, आई में कोलिनर्जिक ड्रग लेने से मियोसिस और इंट्राओक्यूलर टेंशन में रिडक्शन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक ड्रग्स आर वेरी बेनिफिशियल इन एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। ग्लैंड्स में फोरहेड में स्वेटिंग, ओरल कैविटी में सलाइवेशन, आई में लेक्राइमेशन, नेक और चेस्ट में ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन और स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, पीनस में इरेक्शन देखने को मिल रहा था और स्केलेटल मसल्स में फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। गैंग्लिया में साइनैप्स स्टिम्युलेट हो रहा है। Now that we are done with the actions of cholinergic drugs on our body, we are going to discuss the classification. तो क्लासिफिकेशन का एक बेसिक तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिनिस्ट ट्रेसेस में, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वील क्लासिफाई कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, कोलिन एस्टर्स और एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स को याद करने का एक तरीका ABC और साथ में M याद कर लो। ठीक है, ABC एंड M। A से एसिटाइल कोलिन ऑब्वियसली, B से बेथानिकोल, C से कार्बाकोल और M से मेथाकोलिन। एसिटाइल कोलिन, बेथेनाकोल, कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, बेथेनाकोल, कार्बाकोल। बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है। एसिटाइल कोलिन से सिमिलर मेथाकोलिन। इनके कुछ एक्शंस हैं जो कि हम यहीं पे पढ़ लेंगे ताकि ड्रग भी याद रह जाए और एक्शन भी याद रह जाए। अच्छा, मेथाकोलिन, M से मेथाकोलिन, M से मायोकार्डियम यानी कि हार्ट। मेथाकोलिन का एक्शन होता है हार्ट पे। हार्ट को मेथाकोलिन डिप्रेस करता है, तो हम इसको किस लिए यूज़ करेंगे, टाकीकार्डिया और टाकीरिदमिया में हम मेथाकोलिन यूज़ करते हैं। बेथेनाकोल, बेथेनाकोल बी से बेथेनाकोल एंड बी से ब्लैडर, तो ये यूरिनेशन को इंक्रीज करता है और इसीलिए एटॉनिक ब्लैडर में हम बेथेनाकोल देते हैं। कार्बाकोल, कार्बाकोल का बस एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि ये निकोटिनिक एक्शन दिखाता है। जैसे कि मेथाकोलिन हार्ट पे कर रहा है तो यानी वो M2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, बेथेनाकोल ब्लैडर पे कर रहा है तो वो M3 पे एक्ट करेगा, लेकिन कार्बाकोल एक ऐसा है जो कि बोथ N और M पे एक्ट करता है, इसीलिए वो निकोटिनिक एक्शन दिखाता है। तो कोलिन एस्टर्स को कैसे याद करना है, ABC एंड M, ABC एंड M, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, बेथेनाकोल एंड कार्बाकोल। मेथाकोलिन हार्ट पे एक्ट करता है, हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर है, M2। बेथानिकोल ब्लैडर पे एक्ट करता है, ब्लैडर पे कौन सा रिसेप्टर है, M3। और कार्बाकोल कॉमन है, NM दोनों पे एक्ट करता है। चलो नेक्स्ट, एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स को कैसे याद करना है, मैप से, MAP मैप। M से मस्करिन, A से आर्कोलिन, P से पाइलोकार्पिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पाइलोकार्पिन। मस्करिन सिर्फ M पे एक्ट करता है, आर्कोलिन N और M दोनों पे एक्ट करता है। मस्करिन तो नाम से पता चल रहा है सिर्फ M पे एक्ट करेगा, मस्करिन एक रिसेप्टर पे, आर्कोलिन दोनों पे एक्ट करता है। और पाइलोकार्पिन को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। पाइलोकार्पिन जो है, पाइलोकार्पस माइक्रोफाइलस प्लांट की लीव से ऑब्टेन होता है। ठीक, चलो ये M3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। M3 रिसेप्टर पे इसलिए बिकॉज एक तो ये ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, दूसरा ये आई पे एक्ट करता है। ग्लैंड्स और आई दोनों में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स में क्या करता है, सिक्रीशन बढ़ाता है, कौन सी, स्वेटिंग और सेलाइवेशन। सेलाइवेशन बढ़ाता है, इसीलिए पता है पाइलोकार्पिन जेरोस्टोमिया में भी यूज़ किया जाता है। जेरोस्टोमिया वो कंडीशन होती है जिसमें माउथ ड्राई हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सलाइवा। अच्छा, लेकिन
पाइलोकार्पिन का जो मेजर यूज़ है वो होता है इन ग्लॉकोमा, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में हम पाइलोकार्पिन को यूज़ करते हैं. इट इज़ द सेकेंड और थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लॉकोमा. हम 0.5 से 4% पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप्स देते हैं क्योंकि पाइलोकार्पिन मियोसिस और फॉल इन इंट्राऑक्यूलर टेंशन प्रोड्यूस करता है, जो कि कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. मियोसिस कैसे प्रोड्यूस हो रहा था? आइरिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, और सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फॉल इन आयोटी हो रहा था. कमिंग टू द सेकेंड क्लास ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनेस्टेसिस, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने पहली ही स्लाइड में डिस्कस कर लिया था. तो एंटीकोलिनेस्टेसिस को हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्लासीफाई करते हैं. जो रिवर्सिबल है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इरिवर्सिबल जो है वो क्लिनिकली यूज़ नहीं करते, बट इरिवर्सिबल का भी इंपॉर्टेंस हम पॉइजनिंग में पढ़ेंगे. वील डिस्कस दैट फर्दर. अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं. रिवर्सिबल ड्रग्स जो हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में. ठीक है, लिपिड सॉल्युबल वो ड्रग्स हैं जो कि टर्शियरी अमीन्स हैं, वाटर सॉल्युबल वो ड्रग्स हैं जो कि क्वाटरनरी अमीन्स हैं. ठीक, देखो होता क्या है. टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन. टर्शियरी अमीन वो होते हैं जिनमें 3 ग्रुप्स अटैच हों नाइट्रोजन से. क्वाटरनरी अमीन वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें 4 ग्रुप्स अटैच हों नाइट्रोजन से. देखो, जैसे ही चौथा ग्रुप आता है नाइट्रोजन जो है वो आयनाइज्ड हो जाता है. ठीक, उस पर प्लस आ जाता है. अब आयनाइज्ड ग्रुप्स आर नेवर सॉल्युबल इन लिपिड्स, बट नॉन आयनाइज्ड ग्रुप्स आर लिपिड सॉल्युबल, एंड लिपिड सॉल्युबल ग्रुप्स कैन क्रॉस मेम्ब्रेन्स. दैट्स ऑल यू नीड टू नो to clear your concepts. So tertiary amines are non-ionized, hence lipid soluble, and hence can cross membranes. Okay, coming back. Lipid solubles are tertiary amines, water solubles are quaternary amines. Lipid soluble में कौन कौन सी drugs आती हैं? You can learn it with the help of a mnemonic. The mnemonic is get ready for the dance party. Get, G, galantamine. Ready, R, rivastigmine. For, nothing. The, T, tacrin. D, donepezil. And P, physostigmine. Okay. Get ready for the dance party. Get ready for the dance party. Galantamine, rivastigmine, tacrin, donepezil, and physostigmine. If you want, you can learn it this way, otherwise whatever suits you. So okay, and water soluble we can learn it with the help of PEN, PEN. Pyridostigmine, edrophonium, and neostigmine. Pyridostigmine, edrophonium, neostigmine. Pyridostigmine, edrophonium, neostigmine. Okay, get ready for the dance party and PEN. ठीक, अच्छा, अब फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन में क्या डिफरेंस है? फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल है और नियोस्टिग्मिन वाटर सॉल्युबल है. ठीक है, तो जो फाइजोस्टिग्मिन होता है वो नेचुरल ड्रग है, नियोस्टिग्मिन सिंथेटिक है. मतलब बेसिकली इसका सोर्स नेचुरल है और ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है. ठीक, अच्छा, ये लिपिड सॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. लिपिड सॉल्युबल टर्शियरी अमीन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्वाटरनरी अमीन्स होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब फाइजोस्टिग्मिन का जो ओरल अब्जॉर्प्शन है वो गुड होता है, नियोस्टिग्मिन का पुअर ओरल अब्जॉर्प्शन होता है. फाइजोस्टिग्मिन क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो सेंट्रल इफेक्ट्स शो करता है. बट नियोस्टिग्मिन बीइंग वाटर सॉल्युबल कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर and hence shows no central effects. This is the basic difference between physostigmine and neostigmine, or lipid soluble drugs and water soluble drugs. Coming to irreversible drugs. Irreversible drugs are not used clinically because irreversible drugs are either insecticides or nerve gases. अच्छा, irreversible drugs को हम लोग कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्लासीफाई करते हैं. कार्बामेट्स में आता है कार्बारिल एंड प्रोपोक्सर, कार्बारिल एंड प्रोपोक्सर. ठीक है, अच्छा, एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आते हैं इंसेक्टिसाइड्स और नर्व गैसेस. कार्बारिल और प्रोपोक्सर भी इंसेक्टिसाइड होते हैं और मैलाथायोन और डायाजेनॉन भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. यू हैव टू लर्न इट. मैलाथायोन, डायाजेनॉन, DFP, टाबन, सारिन एंड सोमान.
DFP, tabun, sarin and soman. These all are nerve gases. Malathion, diazinon, DFP, tabun, sarin, soman. Okay. कार्बालेर एंड प्रोपोक्सर आर कार्बामेट्स. ओके, ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन याद करने के बाद वन इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इज दैट कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड कैन क्रॉस इवन द स्किन मेम्ब्रेन एंड गेट अब्जॉर्ब बाय ब्लड. देखो, मैंने अभी बताया था कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती हैं, बट ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स हैं ये इतने ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हैं कि ये इंटैक्ट स्किन का मतलब ऐसी स्किन जिस पर कोई वुंड ना हो, जो कि कहीं कोई ब्रेकेज ना हो, एकदम इंटैक्ट हो, सारी लेयर्स प्रॉपर हो, इंटैक्ट स्किन में से भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो दे आर दैट हाईली लिपिड सॉल्युबल. जैसे वो स्किन मेम्ब्रेन में अब्जॉर्ब होते हैं वो जाके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, विच वील डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज. सो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम ऑल साइड्स इंक्लूडिंग इंटैक्ट स्किन एंड लंग्स. These are hydrolyzed and oxidized in the body and very little is excreted unchanged. इसी की वजह से ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बहुत सीवियर कंडीशन होती है, बिकॉज एक तो ये एक्सक्रीट नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा अनचेंज एक्सक्रीट होता है, बाकी सारा बॉडी में टूट के ऑक्सीडाइज हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट इज़ अब्जॉर्ब वेरी ईजिली. ये प्रॉब्लम्स यूजुअली फार्मर्स में देखने को मिलती है. दे यूज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, एंड दीज इंसेक्टिसाइड्स थ्रू देयर बेयर फीट गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू देयर ब्लड बिकॉज ये स्किन के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं एंड देन उन्हें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग देखने को मिलती है, विच वील डिस्कस इन डिटेल. So that was it for cholinergic drugs. We'll discuss in the upcoming videos about the uses of cholinergic drugs and some diseases related to the cholinergic drugs. Thank you.